दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मुंबई मिल्लत टाइम्स स्टूडियो से आपका होस्ट अकील खान। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के आ जाने के बाद हमारे देश की मीडिया और एक विशेष तबके में अजीब तरीके की बेचैनी है। वो बेचैनी वाजिब भी है क्योंकि उनका मानना ये है कि तालिबान के आ जाने के बाद वहाँ के नागरिकों पर तालिबान के जुल्म सितम बढ़ जाएंगे और वहाँ की महिलाओं पर खास तौर से अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये इसलिए भी गवर्नमेंट की तरफ से आशंका जताई जा रही है क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया है भारत ने वो कई अरबों डॉलर का है। लेकिन हमें ताज्जुब तब हुआ जब हमारे जानने में ये इस तरीके की बातें आई कि जिन अफगान नागरिकों के लिए हमारे देश की सरकार ने वहां पर अरबों डॉलर खर्चा किए हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, वहां की पार्लियामेंट हमने बना के दी है, लेकिन उसी अफगानिस्तान के नागरिक हमारी राजधानी दिल्ली में बेयार और मददगार हैं। कोरोना के टाइम पर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे और हद तो तब हो गई जब हमें ये पता चला कि उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ ईसाई मिशनरीज ने उनको ईसाई बनने का भी लालच दिया है और यहाँ तक बोला है कि अगर वो ईसाई बन जाते हैं तो उनको कनाडा और यूएसए का वीजा मिल जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं रहमान साहब से। रहमान साहब के बारे में मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि आपका बहुत अच्छा संबंध है अफगानिस्तान के लोगों के साथ में। अफगान लोगों के लिए आप सोशल वर्क करते हैं। आप आप बाय प्रोफेशन हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और कई हॉस्पिटल्स के इंटरनेशनल हेड हैं। तो रहमान साहब, आपसे जो हमें ये पता चला कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज दिल्ली में हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और आपसे हमें ये भी पता चला कि कुछ ईसाई मिशनरीज जो हैं वो इसका फायदा उठाते हुए उनको ये लालच दे रही हैं कि अगर वो इस्लाम धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनको यूएसए और कनाडा का वीजा भी मिल जाएगा। इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और क्या दलील है आपके पास? देखिए अखिल भाई, ये जो मुद्दा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये मिल्लत टाइम में ये मुद्दा उठाया और उसके जरिए से ये बात जो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो भारतीय हैं, उन तक पहुंच पा रही है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि अफगानिस्तान मेरा जाना भी हुआ और अफगानिस्तान के लोगों से बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं बहुत लंबे अरसे से। काफी लंबे टाइम तक मैंने काम किया उनके। आज जो रिफ्यूजीज हैं, जो करीब भारत में 15,400 जो रिफ्यूजीज हैं, वो यूएनएचसीआर में रजिस्टर्ड है। आप ताजुब करेंगे। और 4,000 से ज्यादा वो लोग हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, जो टेम्पररी होते हैं। तो तकरीबन 2 और ढाई साल उन लोगों को लगता है एक रजिस्टर्ड होने में। तो वो बेसिकली प्रोसेस में है। तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर भारत में रिफ्यूजीज रहते हैं। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, खासतौर से अफगान के बारे में, क्योंकि अफगान लोगों से मेरा बड़ा गहरे संबंध रहे हैं लोगों के साथ, कि अफगान जो है वो कहते हैं ना, मान सम्मान और एहसान वो कभी नहीं भूलते। उनके अंदर ये खूबी है कि अगर आपने उनका सम्मान किया है, उनको इज्जत दी है, इज्जत बख्शी है, या अगर आपने उनके साथ कोई एहसान किया है, तो वो कभी नहीं भूलते। हल्का सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। अगर आप अफगानिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान जाकर अगर आप देखेंगे, तो तकरीबन 95 जो फीसद लोग हैं वो हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा उनका उनका लगाव है। इवन क्योंकि उसका रीजन ये रहा कि हिस्टोरिकल हमारा जो रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, वो बहुत ज्यादा गहरा रहा है। आपको शायद याद होगा 1966 के अंदर, 1966 में सबसे पहले एक हॉस्पिटल खोला गया था अफगान बच्चों के लिए, जिसका नाम था इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो बेसिकली बहुत लंबा एक इसका इतिहास रहा है। उसके बाद उन लोगों ने रोड्स बना, मतलब इंडिया ने काफी काम किया वहाँ, डेवलपमेंट काफी काम किया है। 3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहाँ। रोड्स बनाए हैं, बिजली ट्रांसमिशन का जो वर्क है बेसिकली वो काम चल रहा है। सलमा डैम के नाम से बनाया है, जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे संसद बनाई है, जैसे अभी आपने अर्ज किया। तो बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे एक चूक हुई है। देखिए, हमारा जो एक सिद्धांत रहा है भारत का, वो सिद्धांत ये रहा है कि अतिथि देवो भवा। हमारे लिए जो अतिथि हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसके हिसाब से जो अतिथि हैं वो भगवान स्वरूप हैं, भगवान का रूप है। मतलब अगर हम दूसरे वर्डों में बोलें तो भगवान स्वरूप हम लोग अपने जो गेस्ट हैं उनको मानते हैं। अच्छा, गलती हम लोगों से कहाँ हुई? जैसे अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान से तकरीबन जब वहाँ 1989 से जब वॉर स्टार्ट हुआ, तो उसमें काफी डिस्टर्बेंस हुआ। काफी रीजन बहुत सारे रहे, वो तो फिर लंबा एक लंबी बात चली जाएगी अगर हम टॉपिक पर जाएंगे।
फिलहाल मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं, जब बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ, मिलिटेंसी भी रही, बहुत सारे रीजन रहे, सत्ता परिवर्तन रहा, तो उस बीच में लोग क्या हुआ था, जो विरोधी दल के लोग थे या जिन लोगों को खतरा था अपनी जान का, तो वो अपनी जान बचाकर, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपना सब कुछ छोड़कर वो भारत आए। उसका उसका रीजन ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 95 जो प्रतिशत लोग हैं, जो फीसद लोग हैं, वो भारत के लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और भारत पे उनका एक अटूट विश्वास है, इतना यकीन करते हैं कि मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप अफगानिस्तान जाएंगे, तो अगर आप चाय की शॉप पर अगर चाय पियेंगे तो चाय वाला आपसे पैसे नहीं लेगा, अगर आप ऑटो में जाएंगे तो ऑटो वाला आपसे पैसे नहीं लेगा, बस वाला आपसे पैसे नहीं लेगा। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान का कोई अगर नागरिक है, अगर सिटीजन है, तो उसे हो सकता है कि ऑटो वाला बिठाने के लिए मना कर दे। अगर देखा जाए, पाकिस्तान की मुश्किल से जो 5% मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी कुछ इलाके हैं अफगानिस्तान के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, कंधार है, हिलमंद है, बदख्शा है, तो पक्तिका है, ये जो इलाके हैं, जो पश्तूनिस्तान है बेसिकली, तो वहाँ के कुछ परसेंटेज लोग परसेंट हैं जो थोड़ा पाकिस्तान की तरफ उनका हल्का सा रुझान है। बाकी के तमाम लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बहुत ज्यादा उनसियत है उन्हें। और जब जाहिर सी बात है, जब उनसियत है, तमाम चीजें हैं, तो वो उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। इसी उम्मीद को लेकर वो तमाम लोग भारत में वो लोग आते रहते हैं और वो आके यूएनएचसीआर के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। लेकिन होता क्या है कि यहाँ आए, यूएनएचसीआर में रजिस्टर्ड हो गए, आगे की चीजें जो हैं वो छूट जाती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक हिस्टोरिकल एक रिलेशनशिप भारत का और अफगानिस्तान का रहा है, और उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी रहा है, और बहुत लंबे वक्त से, एक लंबा अरसा हो गया जहां ट्रेड जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि तकरीबन, अगर हम खाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सेगमेंट हैं जिसके अंदर काम होता है, जैसे गारमेंट्स है, गारमेंट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ट्रेड के अंदर, वहां से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, यहाँ से ऑटो पार्ट्स आते हैं, बहुत कई सारे जो आइटम्स हैं वो बहुत, इवन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है। और पाकिस्तान क्योंकि वो बॉर्डर पे है, वो करीब पड़ता है उसके, यहाँ से एक लंबा प्रोसेस है, वो ईरान होके जाता है या फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए वो पाकिस्तान से उनका माल आता है, सब्जियां आती हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के साथ वो लोग इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। तो एक काफी लंबा है। दूसरा ये है कि अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हिंदुस्तान में, मैं बड़ा माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आपके पास थोड़ा वक्त की कमी हो, वक्त की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि तकरीबन 2 बिलियन के आसपास हेल्थ टूरिज्म के ऊपर जो भारत है वो उनसे कमाई करता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट अफगानिस्तान के वो हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स पे, हिंदुस्तान के लोगों पे, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे और हिंदुस्तान का जो एक्सपर्टीज है उसके ऊपर वो भरोसा करते हैं, एक अटूट भरोसा करते हैं। यही रीजन है कि वो ज्यादातर लोग वो आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं हायर ट्रीटमेंट के लिए। तकरीबन अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तकरीबन 30,000 टू 40,000 खाली मेडिकल वीजा हर साल इशू होते हैं। बाकी के जो टूरिज्म पे आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं या किसी और काम बिजनेस के पर्पज से आ रहे हैं, वो लोग भी कभी कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो लोग भी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, साथ में उन लोगों के अटेंडेंट उनके साथ में आते हैं। तो एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है बेसिकली। अब उसकी वजह ही है, जब अब बात आते हैं हम लोग रेफ्यूजीज के ऊपर, तो यही रीजन है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो भारत में आते हैं। और खासतौर से अगर आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बेसिकली हैं, और दिल्ली के अंदर भी कुछ इलाके हैं जैसे मालवीय नगर है, लाजपत नगर है, भूगल है, वजीराबाद है, तिलक नगर है। वो जितने भी रिफ्यूजीज हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, माइनॉरिटी के हों या मेजोरिटी के हों, वो सारे लोग, या इवन हजारा भी हो, जैसे हजारा एक अफगानिस्तान के अंदर 20% के आसपास होते हैं, और हजारा की आपने, तालिबान का और काफी टेंशन हजारा के बीच में रहता है, तो हजारा भी है, या फिर अहमदिया है जो परसिक्यूटेड है बेसिकली, उनके साथ काफी परेशानी है, और इस्लाम से उसको एक तरह का खारिज कर दिया गया है। तो कई सारे रीजन है, तो वो लोग भी इस इलाके में आके रहते हैं, और ये इलाके उन्हीं की वजह से काफी आबाद रहते हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा, मतलब आपको ये फील होगा कि एक अफगान फीलिंग आएगी, अफगान रेस्टोरेंट मिलेंगे, अफगान लोग मिलेंगे, अफगान पेशेंट वहाँ मिलेंगे, उनके अटेंडेंट्स होंगे। तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर बेसिकली रिफ्यूजीज यहाँ रहते हैं। लेकिन सवाल
ये आता है, जी, जैसे मैंने हमारा अभी आपसे हमारा कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो अतिथि देवो भव की है। हेलो, जी, जी, हमारी जो आपकी आवाज संस्कृति है अकील साहब, वो अतिथि देवो भव की है। हाँ, अतिथि देवो भव की है। तो जब हमारे पास कोई शरण लेने के लिए आता है, तो हमारा ये ये फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ का, हर चीज़ का ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी सपोज़ कीजिए, अगर आपके घर आता है और वो लुटा-पिटा है, उसके साथ कोई ज़ुल्म हुआ है, अगर आपके पास आएगा, तो आपके पास या मेरे पास अगर आता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, हर चीज़ का, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का, उनकी सिक्योरिटी का। तो ये बेसिक चीज़ है, जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम उसमें ये चूक हमारी हुई, या तो गवर्नमेंट की, पिछली गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट में पॉलिटिकल मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, पार्टीज़ कोई भी रह सकती हैं, क्योंकि लंबे समय से वो लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, कोविड टाइम था, कोविड टाइम के अंदर एक सिलेंडर कोई बंदा उनको देने वाला नहीं। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी को किसी भी इस बात की परवाह नहीं थी कि रेफ्यूजीज़ की डेथ हो रही है, कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। अराउंड 56 के आस-पास कैजुअल्टीज़ हुई, और इवन एम्बेसीज़ ने भी मुझे अप्रोच किया। मैं, क्योंकि काफ़ी अफ़गान लोगों के लिए काफ़ी काम करता हूँ, और मैं हमेशा इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि किसी भी तरह की, जहाँ तक मैं संभव हो सके, उनकी किसी भी तरह से उसकी हेल्प हो पाए। उस वक़्त इतना बुरा आलम था, फिर सारे लोग, भारतीय लोग भी काफ़ी परेशान थे। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ, जो रेफ्यूजीज़ के साथ, ये जो मेजर जो इश्यू ये रहा कि ना तो उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान गया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान गया, ना जो आम पब्लिक थी, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन लोगों का भी इस साइड में कोई ध्यान गया कि ये किस हालात में जी रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे, मैं आपको एक बहुत छोटी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो मानिए आप, क्योंकि इनके पास सिंपल एक रिफ्यूजी कार्ड होता है, यूएनएचसीआर का एक कार्ड होता है, जो यूएनएचसीआर इन लोगों को देता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मालूम चला इनको टेम्परेरी कार्ड मिलता है, जिसको ये लोग ब्लू कार्ड बोलते हैं, और उसके अंदर भी पाने में उन्हें 2 साल लग जाते हैं। 2 साल के या ढाई साल के बाद इन लोगों को परमानेंट कार्ड मिलता है, और वो कार्ड सिर्फ नाम के लिए कार्ड होता है। ना उससे आप अकाउंट खोल सकते हैं, ना उससे आप सिम कार्ड ले सकते हैं, ना उसके बेस पे आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, ना आप कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कंपनी में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, होटल हो, कोई भी हो, किसी भी जगह आप उनका एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब दूसरा, फॉर एग्जांपल, जैसे उनके खासतौर से बच्चों के साथ बड़ी इश्यू आती है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, रोजगार उनके पास नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल तो ये है कि कोई भी अगर आप शॉप भी खोलते हैं, तो आपको जीएसटी लेना होता है, बहुत सारे चीजें हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, जो वो बेसिकली इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उस पर खरा नहीं उतरते, रहमान जिसकी साहब, वजह मैं से आपको उनके थोड़ा पास। रहमान साहब, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल यही है कि जब भारत सरकार वहां पर अरबों डॉलर खर्चा करके उसी अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, हॉस्पिटल बना रही है, वहां का पार्लियामेंट भी हमने बना करके दिया, और उसी देश के नागरिक एज ए रिफ्यूजी जब हमारे देश में है, तो हमारी गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, चाहे वो वहां के स्टेट गवर्नमेंट हो या वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट हो? ये फर्क क्यों आ रहा है? देखिए, मसला यही है, सबसे बड़ा मुझे ताज्जुब इस बात पे हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनकी तादाद अगर देखा जाए तो तकरीबन 20,000 के आसपास पड़ती है। इतनी बड़ी आबादी, और बिल्कुल एक अवॉइडेड कंडीशन में वो लोग जी रहे हैं, बुरे हाल हैं, ना खाने को है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना उनका कोई कारोबार है, ना कोई वो काम कर सकते हैं, ना कोई जॉब देने को उनको तैयार होता है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ना उनका कोई मालूम चला कि उसको कोई, सपोज़ कीजिए अगर कोई मकान भी लेना है उसे, तो जो 5,000 का मकान एक भारतीय को मिलता है, वो 10,000 का उन्हें मकान मिलता है। क्योंकि उनकी मजबूरी ये होती है कि उन्हें रहना ही इस इलाके के अंदर है, जो मालवीय नगर है, भूगल है, लाजपत नगर है, जो एक्सपेंसिव भी हैं। तो एक आम आदमी, एक अफ़गान और जगह नहीं रह सकता है। अफ़गान ऐसा नहीं है कि दिल्ली के मालवीय नगर, संगम विहार में जाकर रह लेगा या तुगलकाबाद में रहेगा। तो वो बेसिकली प्रेफ़रेंस देता है उसी जगह को, जहाँ ऑलरेडी अफ़गान रह रहे हैं, या उनका खाना वगैरह वहाँ प्रोवाइड हो पा रहा है। दरअसल होता क्या है कि जैसे जो भी इलाके मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, उसमें अफ़गान रेस्टोरेंट्स हैं, अफ़गान उनका अपने हिसाब से मतलब खाना मिल जाता है, उनके हिसाब से रहना-सहना वहाँ उनका थोड़ा-सा एटमॉस्फियर है इस तरह की, क्योंकि ऑलरेडी अफ़गान काफ़ी लंबे समय से वहाँ आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हो रहा है इस बात से कि आखिर गवर्नमेंट ने मतलब उसको ऐसा कैसे अवॉइड कर दिया कि इतना
इतना गहरा, मतलब सार्क देशों के अंदर अगर देखा जाए, अफगानिस्तान हमसे सबसे करीबी दोस्त देशों में रहा है। उसके साथ हमारे आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से उनके ताल्लुकात रहे हैं। और वो लोग, सबसे बड़ी बात ये है, आपको एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूँ अकील साहब। आपको शायद याद होगा, जब स्ट्राइक इंडिया ने की थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस टाइम हालात इस तरह के थे कि लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन वही हमारे अफगान भाई थे और वही बहनें थी कि उन लोगों ने मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ खोला, और पाकिस्तान थर-थर कांप गया उस पीरियड के अंदर। जब आपको शायद याद होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से ये लोग अटैक ना कर दें। वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के, इवन वहाँ के लोग, इतना जोश उन लोगों में था और इतने खिलाफ थे वो पाकिस्तान की इस चीज से लेके, कि वो डर ये था कहीं ये लोग पाकिस्तान में ना घुस जाए अगर ऐसी सिचुएशन आती है। तो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान का जो खौफ था, वो जो डर था बेसिकली, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हिंदुस्तान के लोग और अफगानिस्तान के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहीं की मूवीज देखते हैं। और एक चीज तो बता दूं मैं आपको, तकरीबन 25% जो अफगान लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। मजे की बात बताऊं, हमारे साउथ में लोग हिंदी नहीं जानते, लेकिन अफगानिस्तान के लोग हिंदी जानते हैं, ये एक बड़ी बात है। और 50% लोग ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं अकील साहब। तो मतलब ऐसा एक रिलेशन, हमारा इतना लंबा रिलेशन है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग जो बेचारे परेशान हाल थे, और बहुत ही बुरी कंडीशन में वो लोग आए थे, अपना घर बार, अपनी जमीनें, सारे कुछ बेच कर वो हमारी शरण में आए। तो हमारा फर्ज बनता है, एक हमारी गवर्नमेंट का फर्ज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट है, चाहे पब्लिक है, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, हर चीज का ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं बेसिकली। जी तो जी। अखिल साहब, ये रहमान मुद्दा है। साहब, दूसरा, रहमान साहब, बहुत अच्छा जी लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन करके कि हमारे अफगान भाई पाकिस्तानियों से ज्यादा हम हिंदुस्तानियों को पसंद करते हैं जब नहीं, हम इसमें कोई डाउट अफगानिस्तान नहीं में है जाते सर। हैं। और यहाँ तक इसमें कि इसमें अखिल साहब, जी, इसमें कोई डाउट नहीं है अखिल रहमान साहब, साहब, इसमें अभी कोई मेरा डाउट नहीं सवाल है। आपसे ये, रहमान साहब, अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वो हमें इतना प्यार करते हैं और वो यहाँ तक कि हमें रिक्शे में बैठाते हैं अफगानिस्तान में भारतीयों को, तो उनसे पैसे नहीं लेते। आपने बताया रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भारतीयों से जी पैसे जी नहीं जी लेते हैं। वहीं जी अफगानिस्तान के बारे में आपने हमें बताया कि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को कुछ मिशनरीज लालच दे रहे हैं और ये तक बोल रहे हैं कि हम आपको यूएस का वीजा लगा के देंगे, कनाडा का वीजा लगा करके देंगे, अगर आप इस्लाम छोड़ देते हैं और क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। ये सुनने के बाद तो हमें बड़ी देखिए तकलीफ हुई। तो अखिल इस साहब, तरीके ये की ये ये इस बिल्कुल तरीके के फैक्ट है। हालात क्यों बन रहे हैं अफगानियों के साथ में? देखिए, हाँ, ये यही बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आपने जायज फरमाया। आप ये देखें कि मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि धर्म परिवर्तन के ऊपर सख्त से सख्त कानून आ रहा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये चीज हमारे बिल्कुल हमारी राजधानी है उसके अंदर, मतलब देश की जो राजधानी है, उसमें बिल्कुल हार्ट ऑफ द सेंटर, उसमें ये चीजें हो रही हैं। ये एक बड़ा, मतलब बड़ा अजीब गरीब मेरे सुनने में आया। और बल्कि इसके बाकायदा पूरे सबूत हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मैं हवा में ये बात आपसे कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिसको इस तरह के लालच दिए गए, उनको पैसा दिया गया और उनसे कहा गया कि भाई आप जो है, आपको, आपका तो रिजेक्ट हो गया है, यूएनसीआर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा ये है कि हम आपका जो केस है यूएनएचसीआर से रिक्वेस्ट करके हम आपको इसको रीओपन कराएंगे, और हम आपको कनाडा या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया हम आपको शिफ्ट कराएंगे। इस तरह के केसेस हैं, और कन्वर्जन, कुछ हद तक कन्वर्जन भी हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है अखिल साहब। इसमें बहुत सारे केस मेरी नॉलेज में हैं इस तरह के, जो इस तरह का लालच दिया गया, इस तरह के मिशनरीज वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ एक्टिव हैं काफी, और गवर्नमेंट की निगाह उनके ऊपर नहीं है। ये मैं ताज्जुब कर रहा हूँ इस बात से, क्योंकि हमारा चलिए, जो बहुत बहुत इंटेलिजेंस है बेसिकली वो क्या शुक्रिया, कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, इस तरीके के केसेस हमारे सामने लाने के लिए कि इस तरीके से मिशनरीज के ऊपर अक्सर इल्जाम लगाया भी जाता रहा है, गैर मुस्लिमों के द्वारा भी लगाया जाता रहा है, कुछ हिंदू संगठनों द्वारा भी लगाया जाता है कि इस तरीके की ये हरकतें करते हैं, आदिवासियों को या कुछ ग्रामीण एरिया जो जी हैं जी वहां पर लोगों को लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन हमारा सवाल सबसे अहम ये है कि हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में भी 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं लगभग। तो जी 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 आप हमें ये बताइए कि ये हमारी भी तो ज़िम्मेदारी बनती है एज़ ए मुस्लिम, अगर हमारे मुस्लिम बिल्कुल भाई वहाँ बिल्कुल से आए बिल्कुल। हैं, वो तकलीफ में जो, हैं, तो हम उनके जी साथ, जी 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 गवर्नमेंट ठीक है, उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के अपने इदारे अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एज़ ए मुस्लिम हम उनको वहाँ पर हमने कोविड के दौरान या आम दिनों में कुछ मुस्लिम संस्थाएँ वहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं या वो भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं? देखिए अकील साहब, यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। मैं आपसे पर्सनली मैं चीज को शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो मजलूम होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई कास्ट नहीं होती, मजलूम मजलूम होता है।
तो ये इसमें ना सिर्फ बल्कि मैं मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूँ, इसमें जो हमारे हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं, तमाम लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो इस कंडीशन में हैं या इस कंडीशन में थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड टाइम में बहुत बुरे हालात से वो लोग गुज़रे हैं, कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जिसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। इवन आप ये लगा लें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, केजरीवाल सरकार है, वो दावा करती है कि हम दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। क्या वो ये बता सकते हैं? मेरी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई शिकायत नहीं है, कुछ से कोई शिकायत नहीं है किसी से। मेरा सिंपल एक एक मानवता के नाते मेरा उनसे मानवता के नाते मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने 450 से ज़्यादा आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले। क्या आपने कभी रिफ्यूजी के लिए कोई स्कूल खोला? रिफ्यूजीज़ के लिए? या आपने रिफ्यूजीज़ के लिए कोई स्कूल खोला? या आपने कोई स्पेसिफिक आज तक कभी भी इतने साल हो गए, कभी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया उनके लिए? या वो लोग हमारे घर पर आए, हमारे पास शरण लेने के लिए आए और हमने यूएनएचसीआर के साथ उनको डाल दिया। अब यूएनएचसीआर जाने, रिफ्यूजीज़ जाने। तो वो इस तरह से छोड़ना, वो गलत है। दूसरी बात है जैसे अभी आपने कहा 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ लोग हैं, उसके अंदर से आप ताज्जुब करेंगे, जितने भी इदारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, बहुत सारे इदारे हैं, पर्सनल लेवल में भी उन लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोग टच रहता है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी भी इंसान को वहाँ खड़े हुए नहीं देखा कि कभी किसी अफ़गान के पास ये गया हो पूछने के लिए कि भई आप किस हालात के अंदर हैं? या आपको क्या परेशानी है? आप भूखे तो नहीं हैं? आपके बच्चों के साथ कोई बीमार तो नहीं है आपके बच्चे? या आपको क्या परेशानी है? आप ताज्जुब करेंगे कहते हैं कि वो सब एक ओपनली चीज़ तो ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। करीब 1000 लोगों को हम लोगों ने राशन पहुँचाया पर्सनल लेवल पे। मेरी कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन एक दर्द है और दर्द इस बात का है कि वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं और जब हमारी शरण में आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें। उनके साथ बहुत सारे केसेज़ होते हैं, जैसे लूट-पाट के केसेज़ हो गए, कुछ हो गए, क्योंकि वो अ, पुलिस वगैरह इन चीज़ों से बचते हैं और वो इन चीज़ों के अंदर जाना नहीं चाहते हैं, एफआईआर नहीं करना चाहते हैं। उस केस में कई मर्तबा मेरी डीसीपी से बात हुई है, साउथ डीसीपी से बात हुई। कई सारे मतलब ये एक लंबा एक टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह का ये चल रहा है, तो ख़ासतौर पे जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं या रहनुमा हैं, एक्चुअल में हैं भी, लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से, मिलेट टाइम्स के माध्यम से कम इस पे फरमाएँ और ये देखें आखिर हो क्या रहा है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट का ये फर्ज़ बनता है कि वो जो मिशनरीज़ काम कर रहे हैं और ख़ासतौर पे एक ग्रुप है इज़राइल का, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहाँ। तो उस चीज़ पे एक लगाम लगाई जाए, उसपे पूरा उस पे निगरानी रखी जाए और आखिर देखा जाए कि आखिर क्या रीज़न है, क्या ऐसे किस तरह से लालच देके या उनको मजबूरी का उनका फ़ायदा उठा के अगर इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं, तो ये बिल्कुल नाज़ेबा चीज़ है, ये बहुत ही गलत है और मैं इस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं लीगल एक्शन करवाऊँ गवर्नमेंट के माध्यम से या जो हमारी पुलिस है उसके माध्यम से। चलते-चलते रहमान साहब एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप क्योंकि अफ़गानियों के काफ़ी नज़दीक में हैं, अफ़गान कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं, अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे देश भारत में जब से तालिबान सत्ता में आ गए हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके की कुछ पोस्ट दिखाई दे रही हैं और कुछ उलमाओं ने भी यहाँ तक कि जोश में आकर के तालिबान का समर्थन कर दिया, कुछ ने उनको तो ये तक बता दिया कि वो उसी तरह तालिबान आए हैं जिस तरीके से अंग्रेज़ों से यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और देश आज़ाद कराया था, उसी तरह उन्होंने भी अपने देश को आज़ाद करा लिया। इसके बाद किसी के ऊपर यूएपीए लग रहा है, तो किसी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है और मुस्लिम नौजवान खास तौर से फेसबुक पे इस तरीके के पोस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि वो किसी तरीके से शायद तालिबान का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके बाद वो मुसीबत में फँस रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो इस तरीके की मुसीबत में ना फँसे? देखिए अकील साहब आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। ये अफ़गानिस्तान का अपना इंटरनल मैटर है, चाहे वो तालिबान की गवर्नमेंट हो या उनके अपोज़िशन के लोग हों। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। हिंदुस्तान के चाहे हिंदू लोग हैं, चाहे मुस्लिम लोग हैं, उन्हें इस बीच में और ख़ास तौर से दूसरे कंट्री के लिए, जैसा कि उनका जैसे मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि उनका इंटरनल मैटर है, उस मैटर पे अपने रिलेशन ख़राब करना, ख़ासतौर पे ज़्यादा लोग नहीं, जैसे अभी आपने कहा जैसे आप बता रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो ना के बराबर बहुत ही गिनती के लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो देखिए, वो चीज़ गलत है। पहले सबसे पहले मेरा मानना ये है पर्सनल लेवल पे कि हमें ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि हमारा क्या स्टैंड है इस चीज़ के ऊपर। जब वो अपना स्टैंड क्लियर करते हैं, फिर अगर वो स्टैंड सही है,
तो जाहिर सी बात है उसका, अगर आप उसका खैर खत्म करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिना किसी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के, बिना गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के आप अगर उन्हें मुबारकबाद देते हैं या आप उसके खिलाफ एक उनकी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिस तरह से आजकल हमारा खासतौर पर मैं देख रहा हूँ जो स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं ताज्जुब होता हूँ कि देखता हूँ जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं आज की डेट में, वो ऐसा लगता है कि खाली तालिबान ही एक मुद्दा रह गया है पूरे देश में, उसके अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। बेसिकली माना कि चुनावी मौसम है और जो भारत है ये एक चुनाव आते जाते रहते हैं, होते रहते हैं। अभी 7 स्टेट्स में चुनाव होने हैं, तो वो मैं समझ सकता हूँ उनकी क्या मजबूरी हो सकती है या जो भी उनका एजेंडा हो वो जाने। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपस में हम लोगों के रिलेशन नहीं खराब करने चाहिए। वो एक दूसरे कंट्री का मामला है, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उनकी जो जनता है वो उनका, अगर उन्हें बुरा लगेगा तालिबान तो वो उनका अपोजिशन करेंगे, अच्छा लगेगा तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसे हम लोगों को उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है इस पॉइंट के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, हमें अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं उनके ऊपर जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में अपडेट करने के लिए। और इस इंटरव्यू के तहत मैं गोदी मीडिया, खासतौर से जो हमारी मेन मीडिया है, उसको ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अफगानिस्तान का क्राइसिस कवर कर रहे हैं, उन्हें अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भी कवर करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को भी रेज करना चाहिए, गवर्नमेंट के सामने उठाना चाहिए। अच्छा साहब, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। देखिए अजी, अभी आपने जो स्ट्रीम मीडिया की अगर आपने बात की है, तो स्ट्रीम मीडिया अगर आप ये देखें, अभी तक आज तक इतनी बड़ी आबादी परेशानी में जी रही है, जहाँ न्यूज चैनल के ऑफिसेज भी हैं, नोएडा के अंदर पास में उनका पड़ता है, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के अंदर भी है। किसी भी चैनल ने आज तक इस मुद्दे को अभी तक नहीं उठाया है। वैसे दिन रात परेशान है हम लोग, लेकिन जो हमारे घर में हो रहा है, जो हमारे यहाँ हो रहा है, उसके ऊपर किसी की निगाह अभी तक नहीं गई है। ये बड़ा अफसोसनाक है और बड़ी दुख वाली बात है, और खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जो हमारे अपने हैं। हमारे अफगान बहन और भाई हमारे अपने हैं, हमारे हमदर्द हैं। वो हमेशा हर परेशानी में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं तो उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि तब मैंने देखा, तब वो हमारे साथ खड़े नजर आए। आज तक उन्होंने कभी भी इंडिया के खिलाफ वो नहीं बोले। तो मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उसका आपके साथ। मिलत टाइम्स के माध्यम से मैं मीडिया को भी ये अपील करना चाहूंगा कि वो सिर्फ अफगानिस्तान के तालिबान को ही कवर ना करे, बल्कि वहाँ के जो शरणार्थी यहाँ पे रह रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को भी कवर करे, और देश की सरकार के सामने भी उन मुद्दों को लेकर करके आए और उन मुद्दों को सोल्यूशन उसका कुछ दे। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम अपने व्यूवर्स से भी ये अपील करते हैं कि वो हमारे मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुद्दों को, जो कि गोदी मीडिया, मेन मीडिया भी नहीं उठाती है, उन मुद्दों को हम आपके सामने ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मिलत टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। जय बहुत हिंद, बहुत जय भारत। शुक्रिया।